नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेट्स आईपी मैट यूट्यूब चैनल में पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज का सेशन बहुत 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 खास है, क्योंकि आज के सेशन में हम उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने अपने मॉक्स में बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं जिन पे अगर आप काम करेंगे, जिनको आप फॉलो करेंगे, तो आप अपने स्कोर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉक देना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें आ, पता होना चाहिए कि यार अगर हम मॉक में लो स्कोर कर पा रहे हैं तो उसे सही करने के लिए पहले यह भी पता होना चाहिए कि मॉक देना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो मॉक देने से आपको फायदा ये होता है कि ये आपको एक रियल एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन टेस्ट आप देने वाले हो उसका यूजर इंटरफेस से आपको अवगत करा देता है। ठीक है, रूबरू करा देता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हो उसका यूजर इंटरफेस कैसा है ना, आपको ये नहीं पता होगा कि अच्छा जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है, हमारा जो सिलेबस है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर कैसे फ्रेम हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है। और एक्चुअली में रियल एग्जामिनेशन के दिन हमें जो प्रेशर महसूस होता है कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से जो हम गलत स्टेप लेते हैं उस दिन, उन सभी से आप रूबरू हो पाते हैं जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तब आपको सच में फील होता है कि आपके स्ट्रॉन्गर एरिया क्या है, आपके वीकर एरियाज क्या है। ठीक है, उसके पहले तो आपको लगता है आपको बहुत कुछ आता है, या तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है। बट जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपके अंदर टेस्ट टेकिंग स्टैमिना जो है वो बिल्ड करता है, डेवलप करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे का जो टेस्ट है उसे आप कंटिन्यूसली बैठकर फोकस्ड होकर दे पाए। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले कभी इस तरह का कोई टेस्ट दिया नहीं है ना। आपने अपने स्कूल में टेस्ट दिया होगा बट वो एक थ्योरेटिकल पेपर होता था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। आप यहाँ पर कितना भी सोल्यूशन करें, कितना भी सॉल्व करें, किसी को उससे कोई मतलब नहीं, आपको सही जवाब पर टिक लगाना होता है या चूज करना होता है। तो यहाँ पर आपके लिए पहली बार ये टेस्ट हो रहा है, तो आपको अपने अंदर एक स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा कि यार मुझे अभी 2 घंटे 3 घंटे बैठना है, और उसमें भी आपको फोकस होकर बैठना है। आपने अगर अपना एक आध मिनट भी इधर उधर कहीं वेस्ट किया तो उसका असर आपके स्कोर पर दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही साथ ये आपको बताता है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जब भी आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं वो कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी देना है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों को मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत भी यही है कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं उतना जितना कि टेस्ट के लिए हमें पढ़ लेना चाहिए था, अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या करूंगा मॉक देके। ऐसा नहीं होता है। आपने जितना भी पढ़ लिया है उस बेसिस पे आप अपने आप को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आपको धीरे 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 ही पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या हैं। आप एक टेस्ट देके अपने आप को जज नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीपल टाइम अपने आप को टेस्ट के थ्रू चेक करना है कि अच्छा मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या क्या मेरे टेम्परामेंट में, है ना, चीजें चेंजेस आ रही हैं, है ना, मैं कहाँ कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे पता चलेगा आपको, ये एकदम से एक टेस्ट के थ्रू आप पता नहीं कर सकते अपने बारे में। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट कंडीशन है कि अभी आपको कितना आता है और जितना आता है आपको लग रहा है कि आपको आता है, उसके बेसिस पे आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आपकी जो करंट प्रिपरेशन लेवल है वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप साल के शुरुआत से टेस्ट देना शुरू कीजिए, और उस टेस्ट के बाद आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना जो मॉक परफॉर्मेंस आपने दिया हुआ है, मॉक टेस्ट में जो आपने परफॉर्म किया है, उसको रिव्यू करना है। उसको क्या करना है? रिव्यू करना है। अब रिव्यू कैसे करना है कि आपके जितने भी आपने मिस्टेक्स किए हैं, आपने जितने भी मिस्टेक्स किए हैं उसको कैटेगराइज कर लीजिए, उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए और कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन कर लीजिए कि किस टाइप के मिस्टेक किए हैं। क्या आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है? ठीक है, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, सिली मिस्टेक किया है, आपने कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक किया है। कंसेप्चुअल मिस्टेक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क का कोई सवाल है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और आपको लगता है कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्गर एरिया है, बहुत ही आपका अच्छा वाला
पार्ट है वो टाइम एंड वर्क में, और आप हर बार वो उस टाइप का सवाल करके आ रहे हो और वो गलत हो रहा है। अब आपको कभी भी जब एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो सही कर रहे थे गलत कर रहे थे। तो एनालिसिस के थ्रू आपको पता चलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन जो मैंने सही सोच के किया वो गलत हो रहा है, और उसमें भी गलत क्या हो रहा है, क्या कैलकुलेशन वाइज में कुछ गलत कर रहा हूं, है ना, कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूं, या मैं कंसेप्चुअली ही गलत हूं। अगर मैं कंसेप्चुअली गलत हूं तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आप उसको सुधार नहीं सकते। बट अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं या कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक कर रहे हैं तो वो वेरी करता है टाइम टू टाइम, है ना, कभी वो कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होंगी कभी नहीं होगी। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक भी मैं करता हूं। ठीक है, तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि उस समय में क्या फील कर रहा था, क्या सोच रहा था। अच्छा अब ऐसा नहीं सोचना है ना, मुझे बिल्कुल शांति से मॉक देना है, शांति से मुझे टेस्ट देना है। तो आप इसके बेसिस पे अपने आप को, है ना, और बेटर कर पाओगे। साथ ही साथ क्या आपके साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, क्या आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पर बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मैं तो आखिरी तक जा ही नहीं पाया, क्योंकि आखिरी तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आखिरी तक नहीं जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको ये समझना है कि यार अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुझसे बन तो रहा है बट उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत हार्ड है या मेरे वीकर एरियाज में से है, उन्हें नहीं करना है, उन्हें मार्क और रिव्यू करके आगे बढ़ना है। अगर टाइम बचेगा आके करेंगे, नहीं बचेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट उस क्वेश्चन के वजह से हम आगे आने वाले कुछ इजी इजी क्वेश्चंस जो हम बहुत आसानी से कर सकते थे वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वैल्यू सेम है। अगर आपको एक सही जवाब देने पे 4 नंबर मिलेंगे तो वो सवाल किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकता है, वो इजी हो सकता था, मॉडरेट हो सकता था, टफ हो सकता था, मगर उसके नंबर फिक्स हैं, वो 4 4 नंबर के ही हैं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे वो 4 नंबर चाहिए। अब वो इजी क्वेश्चन करके या टफ क्वेश्चन करके मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? बॉल आपके पास जब आई, आपने सिक्स मारा, अब वो बॉल बहुत स्लो थी या बहुत अच्छी बॉल थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिक्स मारा, आपका स्कोर बढ़ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब यहां पर जब आपने ये इस पे काम किया तो आपको एक्शन क्या लेना है, आपको एक्शन ये लेना है कि आप बार बार जो गलतियां कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करिए और उस पर काम करिए। साथ ही साथ अपने जो भी वीकर एरियाज हैं या जिन जिन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए वो आपको यहां पर पता चल जाएगा इस एनालिसिस के थ्रू, और उस पर आपको काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, है ना। प्रीवियस स्लाइड में हमने टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात करी। अब टाइम मैनेजमेंट को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो? सबसे पहले जब आप कभी भी मॉक देना शुरू करते हो, अब आप अपने मॉक में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन ये है कि आप रैंडम पेपर दे रहे हो। ठीक है, आप बिना किसी प्लानिंग के पेपर दे रहे हो, बिना किसी स्ट्रैटेजी के पेपर दे रहे हो। आप सबसे पहले ये समझो कि यार पहले तो मुझे जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है उसके वेटेज के हिसाब से क्या उसको अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप बोलोगे सर वेटेज तो लगभग लगभग सेम ही है, तो आप ये सोचो आपका स्ट्रॉन्गर सेक्शन कौन सा है ना। और स्ट्रॉन्गर सेक्शन में भी आपको ये देखना है कि अच्छा वहां पर भी रैंडम क्वेश्चंस मुझे आएंगे, हर एक क्वेश्चन अलग अलग आएगा, उसमें भी मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं जो क्वेश्चंस इजी है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा है बन रहा है, करो। आपको लग रहा है नहीं बन रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, है ना। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज डिवाइड करना है। ठीक है, और जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, ठीक है, या जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में जैसे ही आप टेस्ट देना शुरू करेंगे आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। और ये जो टाइम है इसकी जो टिक टिक है ये आपको साल भर सुनाई देनी चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि यार मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं हर एक सेक्शन में इतना टाइम दूंगा या हर एक क्वेश्चन में भी इतना ही टाइम दूंगा। इससे ज्यादा टाइम अगर मैं दे रहा हूं इसका मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपना स्कोर लो ही करूंगा, इससे मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं होना है। मतलब मेरा बस इतना सा है कि अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ 20 मिनट दूंगा या 25 मिनट दूंगा या 30 मिनट दूंगा, तो आपको उस 30 मिनट बाद आपको दूसरे सेक्शन में जंप करना ही करना है। ठीक है, भले ही उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए हों या नहीं बचे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जंप करना ही करना है। उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर से इधर उधर हो जाइए, बट आप पहले फिक्स कर लो कि हाँ मुझे इतना ही टाइम देना है। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक सेक्शन में आप कितना भी अच्छा कर ले, दूसरे सेक्शन में अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो सेक्शनल कट ऑफ भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि भाई फिक्स करो कि किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, चलो। उसके बाद
आपको अपने स्पीड पर भी फोकस करना है। आपको कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन या आपके वीकर एरिया से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको देखते ही स्किप करना है। उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, क्योंकि अब उसको अपन इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो वो वेस्ट है वो टाइम। तो आपको आगे बढ़ना है और आपको स्किप करना है। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो अपन फिर से रिविजिट करेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चन आपने स्किप किए थे उसको रिविजिट करो और उसके बारे में सोचो। और सोचने पे अगर वो बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, साथ ही साथ अब अपने वीकर एरियाज पे भी आपको है ना काम करना है। जैसे कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पर वीक हैं, है ना। और ये जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। आपको तो लगेगा कि मुझे बहुत आता है, या तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, और ये आपको एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है। तो अपने वीकर एरियाज पे आपको काम करना है। कैसे करना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं या जो भी आपके टॉपिक्स हैं जहां पर आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो या समझ रहे हो, उस पे आपको काम करना है। और वहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मॉडरेट लेवल का हो, इजी लेवल का हो या टफ लेवल का हो, उसकी वैल्यू मान लीजिए 4 नंबर है। अब वो क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपके 4 नंबर का लॉस है। बट आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था साल भर, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, आपने टाइम उसमें इन्वेस्ट किया था। अगर आप साल भर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो पेपर के दिन, तो आपका टाइम पूरे साल भर में जितना भी आपने दिया वो वेस्ट हो गया ना, और स्कोर भी आपका इससे क्या बोलते हैं डिस्टर्ब होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़े, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप, सारे वैरायटी कवर करें, जिससे कि आप बोल सकें कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं, वो मैं करके आऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि आपका जो क्लासरूम क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, जो आपने क्लासरूम नोट्स बनाए हैं, उसको रिविजिट करने से फायदा हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि सर हम खुद से पढ़ के रिवीजन करें, या हम जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर है उसको चालू करके देखते देखते कुछ पढ़े। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको वीडियो चला के ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम बचता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपके टीचर बोर्ड्स पे कर रहे होंगे, तो आपका रिवीजन थोड़ा जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का अगर वीडियो देखकर भी सीख सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या उसके क्लासरूम नोट्स के थ्रू कि सर ने कैसे बेसिक समझाया था, कैसे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हमें कोशिश की थी समझाने की, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो वीकर एरियाज हैं, है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके वो आपका जो वीक वीक एरिया है वो स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप में या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उसको छोड़ने से अच्छा है कि उस पर आप काम करो और उसके इतना प्रैक्टिस कर लो कि अब आपसे कोई भी नया क्वेश्चन किसी भी तरीके से चेंज करके पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, और वो तभी होगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है, साथ ही साथ टाइम के साथ साथ आपने जो भी गलतियां की थी, मॉक टेस्ट देने के बाद आपने जो उसका एनालिसिस किया था और उसके बाद जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर टाइम के साथ साथ क्या आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, ये भी आपको ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे भी आपको फायदा होगा कि जो भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो उससे आपको फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसको और इंप्रूव करेंगे स्ट्रैटेजी को, और अगर नहीं हो रहा है तो उस स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। है ना, ऐसा नहीं है कि बस एक ही स्ट्रैटेजी बनाई है उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब वो, हम अगर बीमार हैं, हमने कोई दवा ली और उससे अगर हमें फायदा नहीं हो रहा तो हमें दवा चेंज करनी पड़ेगी। है ना, ऐसा नहीं कि हम वही दवा खा के हम ठीक हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं तो हमें दवा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ टेस्ट टेकिंग, स्मार्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पे भी काम करना चाहिए। वो क्या है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आपको जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्ट्रॉन्गर एरिया से पूछे गए हैं, जो देखते ही बन रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शन इलिमिनेशन भी कर सकते हो। है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए थे, आपको नहीं मालूम उसका सही जवाब क्या है, बट आपको मालूम है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो गलत है। ये मुझे कंफर्म मालूम है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये नहीं मालूम, बट ये 3 ऑप्शन तो गलत है। तो आपने अगर इस तरीके से भी अप्रोच किया है क्वेश्चन को, तो आपका एक तो टाइम बच रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी बच रही है, ठीक है, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इन वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इजी क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको, या जिस
टॉपिक में आपकी अच्छी कमांड है उनको पहले आपको कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं या आपका जो टफर एरियाज से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आपको टाइम नहीं स्पेंड करना है, उससे आपको बचना है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि आप रॉन्ग चॉइसेस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। और कभी भी जब आप मार्क और रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा ही बचेगा। अब वो जो टाइम बचेगा उसके बाद उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो उन क्वेश्चंस पे जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, जो आमतौर पे टफ क्वेश्चंस होंगे या आपके वीकर एरियाज में से आपसे पूछे गए होंगे, है ना। अब आपको ये सोचना है कि इनमें क्या मैं कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूं, क्या मैं कोई एक एजुकेटेड गेस मार सकता हूं कि यार इस सवाल का ये जवाब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने मार्क और रिव्यू कर दिया था और आपने उन सब में तुक्का मार दिया। मैं तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एजुकेटेड गेस मारने के लिए बोल रहा हूं, जो कि आपने अपने माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके आपने सोचा होगा कि यार ये इसका आंसर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल आंसर या ऑप्शन ये हो सकता है, उसको आपने टिक मारना है, उसको आपको चूज करना है। ठीक है। तो इस तरह से भी आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सब चीजें जब मैं कर रहा हूं तो क्या मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इन सब चीजों को मुझे और इन पर काम करना चाहिए और इनको और इंप्रूव करना चाहिए। नहीं तो अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ टेस्ट देने के बाद में आपको क्या एनालाइज करना चाहिए। पहली बात तो आपको हर एक मॉक को रिव्यू करना चाहिए। कई बार लोग मॉक को रिव्यू नहीं करते, जो कि मैं आपको बोला मॉक को रिव्यू जरूर करो। और मॉक को रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपना फाइनल स्कोर देख लिया। आप ये देखो कि आप बार बार गलतियां कहां कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद आप ये मल्टीपल मॉक्स के थ्रू अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो, चेक करते रहो कि अच्छा जो भी मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं वो फॉलो हो रही है नहीं है, या इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं कि हमने एक दवा लेना शुरू किया बस उसी को खाए जा रहे हैं और ये सोच रहे हम ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। हमें साल भर मल्टीपल टेस्ट देना होता है, मल्टीपल टाइम हमारी स्ट्रैटेजी चेंज होगी और तब जाके हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर पहुंचेंगे जो हमें अपने डी डे पर यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी बनाई वही बहुत सही होगी, है ना। आपको मल्टीपल टाइम अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा और तब जाके आप अपने डी डे पर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर पहुंचेंगे कि ये एक स्ट्रैटेजी है जो ट्राई एंड टेस्टेड है और इस पर मुझे काम करना है और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। साथ ही साथ अपने मिस्टेक्स के बेसिस पर अपने स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम आप चेंज करिए। ठीक है। अपने वीक एरियाज पे अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप फोकस रहिए, उनमें आप काम करते रहिए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट रखना और फोकस रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हैं। ठीक है। सिर्फ दिन भर बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। बीच बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और वो चीज थोड़ी सी टफ है कंसेप्चुअली, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। तो अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा आपको महसूस होगा कि यार ये नहीं आ रहा मुझे समझ में, आप छोड़ दो इसको। अब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या कॉन्सेप्ट को लेकर नेगेटिव हो चुके हो और अब आपको कोई और आके उसके प्रति पॉजिटिव नहीं बना सकता कि नहीं 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 पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको अगर पता भी होगा तो भी आपके अंदर से वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उसको लेकर। तो कोशिश करिए अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है एक बार में, दो बार में, तीन बार में, तो आप उसको थोड़े समय के लिए छोड़ सकते हैं। और कई बार जब आप पढ़ने भी बैठे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन भर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म पढ़ना है, आपको 365 दिन पढ़ना है। तो आपकी एक दिन, दो दिन या एक महीने की बात नहीं है, आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। तो आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ते रहोगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर आप चैनलाइज कर पाओगे और उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। तो आपको ब्रेक्स लेना है। बैलेंस्ड अप्रोच आपको अपनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा जो इजी टॉपिक्स हैं या इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या इजी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके साथ साथ कोई टफर प्रॉब्लम्स या टफर चैप्टर या सब्जेक्ट लेना चाहिए। मतलब कि आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए वो इजी और हार्ड का बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप दिन भर एक हार्ड टॉपिक या हार्ड चैप्टर पर या हार्ड सब्जेक्ट पर लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि दिन भर पढ़ने के बाद दिन के आखिरी में आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो, ये सब्जेक्ट तो बहुत ही टफ है। और एक बार अगर आप नेगेटिव हो गए किसी भी चीज को लेके तो आपको फिर से पॉजिटिव होने में टाइम लगता है। तो कोशिश करिए कि आप ये सोचिए कि अच्छा सिलेबस का पार्ट तो ये दोनों है, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। इसके भी क्वेश्चन आएंगे तो भी 4 नंबर के आएंगे, इसके भी क्वेश्चन आएंगे तो भी 4 नंबर के आएंगे। ठीक है। तो अगर मैं अपने स्कोर को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं अपने
सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा वेटेज बढ़ जाएगा। मतलब मैं जो स्कोर कर सकता था उसका वेटेज बढ़ रहा है, क्योंकि आपके टोटल सिलेबस में 60-70% सिलेबस ऐसा होता है जो इजी होता है, 20-30% ही सिलेबस ऐसा होता है जो थोड़ा सा हार्ड या थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अब ये जो भी पार्ट आपके पास बचा, इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर बेसिस पे टाइम देते जाइए, और इसमें भी कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करिए। इसको अगर आप पूरे छोड़ देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको इसको पढ़ना है, क्योंकि ये वो एरिया है जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे, और ये वो एरिया है जहां पर आप अगर अच्छा कर देंगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इजी वाला तो सब पढ़ के जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज होगी। और आप जब मॉक्स देते हैं, तो आप ये सोचिए कि अभी जितना भी पढ़ा है उस बेसिस पे मुझे इस मॉक को अटेम्प्ट करना है, और ये सोच के करना है कि अगर ये मेरा रियल एग्जामिनेशन का मॉक होता या पेपर होता, तो मैं इसमें कैसे अपने आप को सेफ कर पाता। तो आपने जितना भी पढ़ा है उस बेसिस पे आप कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। और अगर आपने कोई टारगेट सोच के रखा था कि इतने नंबर तो मैं इसमें लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने अभी पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, बट जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं इतना तो कर सकता था, और अगर आप उसको अचीव कर लेते हो, तो ये जो छोटी छोटी सफलता आपको मिलती जाती है उसको भी आप सेलिब्रेट करते रहो, खुश रहो, मोटिवेट रहो, फोकस्ड रहो। ठीक है, चलिए। अब आखिरी में सिर्फ मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक समझाया, कि अपने वीकर एरियाज को पहले जानने की कोशिश करो। वो आपको कैसे पता चलेगा? पहले तो मॉक देना पड़ेगा और फिर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अगर पता चल जाता है कि कौन सा वीकर एरियाज है, तो उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप उसको स्ट्रॉन्गर एरिया में कन्वर्ट कर सको। आपको स्मार्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ रेगुलर रिव्यू कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कीजिए। ठीक है, इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमें और कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम है पंकज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।